जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल की डिजिटल दुनिया में आपके अपने परिवार में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 स्टैटिक जीके संगीत और घराने। इस कौन सी क्लास है आपकी? फर्स्ट क्लास है। कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास है। संगीत और घराने की फर्स्ट क्लास है। इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, पर बच्चे इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं इसका क्या है साहब, हमने क्या पढ़ लिया, संगीत पढ़ लिया ना, उसी के अंदर आ जाते हैं घराने। नहीं साहब, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको। स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा आने लगा है साहब एग्जाम में। कोई भी एग्जाम सेंटर का उठा के देख लेना, सबसे ज्यादा जीके में पूछ रहा है वो स्टैटिक जीके। दूसरे नंबर पे आपका आ रहा है करंट अफेयर साहब ना। तो स्टैटिक जीके के संगीत और घराने और पीछे काफी क्लासें हो चुकी है, अगर नहीं पढ़ी तो पहले उनको पढ़ के आना साहब, वरना यहाँ तक आओगे तो सब गोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब? गोल हो जाएगा। तो सबसे पहले उन क्लासों को क्या करके आना, आप पढ़ कर आना ना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल सर, पूरा अपनों डीप तक पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और ट्रिक से क्लास में याद, बिल्कुल साहब सही बात सुन रहे हो आप, क्लास के अंदर ट्रिक से याद करेंगे। देखते हैं किससे? बाय अनिल सर से। बाय अनिल सर से देखते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपने? सबसे पहले करते हैं वर्गीकरण से पहले एक बात करते हैं अपने कि इतिहास किसकी बात कर रहे हैं आज अपने? आज अपने कर रहे हैं साहब, किसकी बात कर रहे हैं आज अपने? संगीत और घराने की बात कर रहे हैं साहब। संगीत की किसकी बात कर रहे हैं? संगीत संगीत और संगीत और संगीत और घराना। संगीत और घराना की साहब बात कर रहे हैं आज। अपना टॉपिक ही ये है संगीत और घराना। सबसे पहले साहब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में, कहां से इसकी जानकारी मिली अपने को, कहां से ये प्रमाण अपने को प्राप्त हुए हैं ना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या, मैं देखते हैं पहली बार। क्या देखोगे? पहली बार अपने को सबसे पहले संगीत की जानकारी पहली बार कहां से मिलती है अपने को? साहित्यिक। साहित्यिक कहां से? साहित्यिक जो जानकारी है अपने को वो कहां से मिलती है साहब? कब मिलती है? 2000 वर्ष पहले मिली साहब। कब मिली? 2000 वर्ष पहले। और लगभग काल किस, कौन से काल में? वैदिक काल में। कौन से काल में साहब? वैदिक काल में इसकी जानकारी मिलती है साहब। वैदिक काल में इसकी जानकारी मिलती है, लगभग 2000 वर्ष पहले की बात है। और साहित्यिक अपने को क्या मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है। सबसे पहले जानकारी अपने को यहीं से मिली थी साहब। सबसे पहले अपने को जानकारी कहां से मिली थी साहब? साहित्यिक की जानकारी मिली थी लगभग 2000 वर्ष पहले, और वैदिक काल के अंदर इसकी जानकारी अपने को मिलती है। उसके बाद में इसकी जानकारी अपने को कहां से मिली? धीरे धीरे जानकारी और बढ़ती गई। और कहां से मिली आपको? कहां तक मिली इसकी जानकारी? कहां तक मिली इसकी जानकारी? इसकी जानकारी की अपने बात करते हैं, इसकी जानकारी की बात करते हैं, इसकी जानकारी आगे बात करते हैं। इसकी जानकारी और अपने को कहां से मिली है साहब? राग राग खर राग खर हर प्रिया। राग खर हर प्रिया प्रिया के सातों स्वर। स्वर तो जानते ही हो आप, स्वर तो जानते हो, हिंदी पढ़ी होगा आपने कभी ना कभी। तो राग खर हर प्रिया के सातों स्वरों को आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, क्रम में जानकारी मिलती है। जानकारी मिली आरोही क्रम में, आप लिखना आरोही क्रम में अपने को वर्णन, आरोही क्रम में वर्णन मिला है साहब। किसमें मिला है? राग खर हर प्रिया के सातों स्वरों को अपने आरोही क्रम में इनका वर्णन अपने को प्राप्त हुआ है। आप बोलोगे सर आगे आगे क्या बात है, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब क्या होता है, जो आपकी संगीत, जो आपका ये संगीत का क्रम है ना साहब, संगीत विज्ञान, क्या लिखोगे आप? जो संगीत विज्ञान है, संगीत विज्ञान जो ये है, ये कहां से मिला साहब? आप गंधर्व के अंदर मिला है साहब। गंधर्व, और आप ही को पता है गंधर्व है वो कहां का है? सामवेद का क्या है साहब? ये उपवेद है। सामवेद का उपवेद है। सामवेद के उपवेद गंधर्व में इसके संगीत विज्ञान की जानकारी मिलती है। राग खर हर प्रिया के सातों स्वरों को आरोही क्रम में वर्णन मिलता है गंधर्व के अंदर, और ये सामवेद का उपवेद है साहब। साहित्य की जानकारी लगभग 2000 वर्ष पहले वैदिक काल के अंदर अपने को जानकारी इसकी मिलती है। डन है? यहाँ तक डन है? क्या डन है? उसके बाद में देखते हैं साहब अपने को लिखित में क्या मिलोगे? लिखित में या विद्या के अंदर क्या बोलोगे? लिखित के अंदर या विद्या में
विस्तृत अपने को विस्तृत वर्णन कहाँ पे मिलता है साहब? विद्या के अंदर सबसे पहले लिखित में अपने को वर्णन मिला था, सबसे पहले विस्तृत के अंदर डिटेल में चर्चा की गई थी, वो जानकारी अपने को सबसे पहले कहाँ से मिलती है, उसके बारे में साहब ये पूछ रहा है। तो वो सबसे पहले अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है साहब? पहले बताया था, अगर बच्चों ने पहले वाली क्लास लगाई है तो 100% इसका आंसर अब तक आपको कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए साहब। कमेंट बॉक्स में अगर क्लास देख रहे हो ये, तो अब तक कमेंट बॉक्स में करके बताओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है संगीत की? अपने को कहाँ से मिलती है? नाट्य शास्त्र से। कहाँ से मिलती है? नाट्य शास्त्र से। आपको अगर ये पता है, पीछे वाली क्लास लगाई है, तो बस बता दो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है साहब? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है साहब? नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि। कौन है साहब? भरत मुनि है। भरत मुनि जी है वो नाट्य शास्त्र के लेखक है। मतलब नाट्य शास्त्र भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से अपने को विस्तृत में इसकी क्या मिलती है साहब? जानकारी मिलती है। किसकी किसकी जानकारी मिलती है? संगीत की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं संगीत को कितने पार्ट में अपनों ने डिवाइड किया है साहब? कितने पार्ट में अपनों ने डिवाइड किया है? सबसे पहले देखते हैं संगीत को कितने पार्ट में डिवाइड किया। भारतीय संगीत का वर्गीकरण किया है साहब। क्या किया है? भारतीय संगीत का वर्गीकरण किया है साहब। इनको सबसे पहले देखा था अपनों ने, सबसे पहले देखा भारतीय संगीत है, इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया है साहब? 4 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में। पहला है शास्त्रीय संगीत, जिसे क्या बोलोगे आप? क्लासी। क्या बोलोगे? क्लासिकल। क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक बोलोगे। और लोक संगीत आपको पता है फोक डांस। कौन सा डांस है? फोक डांस नहीं, म्यूजिक लिखोगे यहाँ पे। क्या लिखोगे? म्यूजिक। म्यूजिक है ना, फोक म्यूजिक। और जो ये है आपका, ये है कौन सा? मिक्सचर। कौन सा है? मिक्सचर। मिक्सचर मिक्सचर आपका कौन सा है? फोक डांस, फोक म्यूजिक। और एंड ऑन कौन सा है? क्लासिकल म्यूजिक। मिक्सचर, फोक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक, है ना, ये आपका है। आगे बात करता हूँ, ये कौन सा आ गया साहब? मॉडर्न। कौन सा आ गया? मॉडर्न। मॉडर्न म्यूजिक। मॉडर्न म्यूजिक। मॉडर्न म्यूजिक। जो भी आपके अंग्रेज लोग हैं वो इसको समझने की कोशिश करना ना, और हिंदी वाले तो समझ ही जाएंगे साहब। शास्त्रीय नृत्य है, इसकी 2 शैलियां अपने पास है। एक कौन सी है साहब? हिंदुस्तानी शैली, अभी अपनों ने पढ़ी है। दूसरी कौन सी है साहब? कर्नाटक शैली। पहली कौन सी है? हिंदुस्तान शैली है। दूसरी कौन सी है? कर्नाटक शैली है। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये चीजें सभी याद है ना साहब, तो ये समझने में बहुत ज्यादा आपको इजी हो जाएगा। बहुत मेहनत लगती है साहब, बहुत मेहनत लगती है। और आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते ना, इतने इतने अच्छे बच्चे हो आप, ये काम करना ही नहीं, अच्छा काम तो हमने करना ही नहीं साहब ना। तो इतना तो कर दिया करो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम ना। तो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत के क्या है? हिंदुस्तान शैली, कर्नाटक शैली की बात करते हैं। 2 शैली में बांटा गया है। जो लोक नृत्य है, एक अपने लोक नृत्य में बांटा गया है। तीसरा अपना शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य का समागम, मतलब क्या है? मिक्सचर है ना। तो इनको क्या बांटा गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? सुगम। सुगम संगीत। दूसरा कौन सा है? रविंद्र संगीत। याद रखना वेस्ट बंगाल का है। कहां का है साहब? वेस्ट बंगाल का है। और हवेली संगीत मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, दोनों के दोनों, ये और ये। कहां का? ये साहब वृंदावन का है। वृंदावन का है साहब, है ना। मथुरा, मथुरा बोल सकते हो आप, मथुरा का है। कहां का है साहब? मथुरा का है ना। हवेली संगीत और गण संगीत की बात करते हैं। आगे अपनों ने आधुनिक संगीत की बात की थी। 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला कौन सा है? रॉक संगीत। दूसरा ट्रांस संगीत। रॉक संगीत है, उसमें पॉप संगीत और ब्लू संगीत को अपनों ने डिवाइड करके लिखा है। आगे बात करते हैं ट्रांस संगीत, उनको जेज संगीत और साई, कौन सा? साइकेडेलिक है, उस संगीत के अंदर अपनों ने बांटा है। डन है यहाँ तक? ये डन है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके बार बार इसको रिवाइज करना। 4 पार्ट में डिवाइड किया। शास्त्रीय नृत्य, हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली के अंदर एक लोक नृत्य है, और दोनों का मिक्सचर है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के एक आधुनिक नृत्य है। डन है। चलें आगे, एक बार कोशिश करना याद करने की। उसके बाद में देखना रामखोर ने कुछ लिखा ही नहीं, डायरेक्ट लिखा है शास्त्रीय नृत्य। चलो कोई बात है, नहीं है। इसकी भारतीय, क्या लिखोगे? भारतीय संगीत। क्या लिखोगे आप? भारतीय संगीत के अंदर, भारतीय संगीत में 2 शैली है। भारतीय संगीत में कौन सी है? 2 शैली है। पहली शैली की बात करता हूं, सबसे पहली कौन सी है? हिंदुस्तान शैली है साहब। दूसरी शैली की बात करता हूं, एक हिंदुस्तान शैली है, दूसरी शैली की मैं बात करता हूं, कौन सी है? कर्नाटक शैली। कौन सी? कर्नाटक शैली। एक हिंदुस्तान शैली और दूसरी कर्नाटक शैली। अब आप बोलोगे सर बस इतनी सी बात? नहीं साहब, इतनी सी बात नहीं है। 2 शैलियों के अंदर बांटा है क्लासिकल डांस को, एक हिंदुस्तानी शैली और एक कौन सी? कर्नाटक शैली। एक हिंदुस्तानी शैली और एक कर्नाटक शैली। और मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तानी शैली है, वो कहाँ की है? उत्तर भारत। कहाँ की है? उत्तर भारत में। उत्तर
उत्तर भारत में अभ्यास, उत्तर भारत में क्या किया जाता है, इसका अभ्यास किया जाता है, उत्तर भारत में इसका अभ्यास किया जाता है। जो कर्नाटक शैली है, आपको पता है कर्नाटक कहाँ पे है, दक्षिण पे, नॉर्थ साउथ के अंदर है ना, है ना, कहाँ पे है, दक्षिण भारत के अंदर है, कर्नाटक की है, तो इसका कहाँ पे किया जाता है साहब, दक्षिण, कहाँ पे, दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत में अभ्यास किया जाता है साहब। डन है कि यहाँ तक, दक्षिण भारत में इसका क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। दो शैलियां हैं, हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली। आपको पता है हिंदुस्तानी शैली कहाँ की है, उत्तर भारत के, पीछे क्लासों में पढ़ा चुका हूं मैं, अगर आपको याद है तो पीछे क्लासों में करवा चुका हूं। और कर्नाटक शैली है वो कहाँ की है, दक्षिण, पहली क्लास में करवाया साहब, पहली क्लास में करवाया है ना। हिंदुस्तानी शैली है वो दक्षिण भारत की है। दोनों है, ये दोनों शैलियां हैं, ये क्या है, दोनों शैलियां हैं, ये जड़ है साहब, किसकी जड़ है साहब, संगीत की। किसकी जड़ है साहब, संगीत की जड़ है, ये संगीत की क्या है, जड़ है साहब। बट लगभग 14वीं शताब्दी के अंदर इसमें क्या हो गई थी, इसमें अलग होने लग गए थे। ये कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली है, ये अलग होने लग गए थे 14वीं शताब्दी के अंदर, कहीं ना कहीं इनके पार्ट होने लग गए थे ना, तो अलग होने लगे थे लगभग 14वीं शताब्दी में। बाकी हमने देखा था कि दो शैलियों के अंदर इसको बांटा गया है। डन है, डन है। और जो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ नाट्य शास्त्र है उसके लेखक कौन है, अभी जस्ट बताया है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। उसके बाद में देखते हैं, देखो हिंदुस्तानी शैली, हिंदुस्तानी संगीत की बात करते हैं, उसके अंदर क्या देखते हैं, हिंदुस्तानी संगीत तत्कालिकता की संभावनाओं और संगीत संरचनाओं का केंद्र बिंदु है। जी बिल्कुल, ये क्या है, केंद्र बिंदु है। क्या है, केंद्र बिंदु, मतलब क्या है, जितनी भी भावनाएं और संगीत होता है, सबसे पहले कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी संगीत का जिक्र उसमें होता है। हिंदुस्तानी शाखा में शुद्ध स्वर, आपको पता है शुद्ध स्वर है कौन कौन से होते हैं साहब, बिल्कुल सर हमको पता है कौन कौन से होते हैं। अगर पता है तो जल्दी से जल्दी मेरे को बताओ कौन कौन से होते हैं ना, पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कौन कौन से होते हैं ना। आपने देखा होगा कि शुद्ध स्वर होते हैं वो, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सारे गामा पादनी से ना, जो भी होता है ये आपके क्या होते हैं, 7 स्वर होते हैं। 7 शुद्ध स्वर बोलोगे ना, शुद्ध स्वर 7 आपके शुद्ध स्वर होते हैं, 7 है साहब। और अपने दूसरे की बात करते हैं विकृत की, विकृत कितने हैं, विकृत स्वर कितने हैं, जल्दी से बताओ, विकृत स्वर कितने हैं आपके, 5 होते हैं। कितने होते हैं साहब, 5 होते हैं। हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे, इनको छोड़ना, जस्ट एक डिटेल के बारे में, शुद्ध स्वर होते हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी, है ना। और अगर विकृत की बात करूं, लगभग आपके 5 होते हैं। बिगड़े हुए स्वर बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं साहब, बिगड़े बिगड़े हुए स्वर, बिगड़े हुए स्वर बोलते हैं साहब, बिगड़े हुए स्वर की बात यहाँ पे होती है। तो इनका क्या, शुद्ध स्वर और प्राकृतिक स्वरों के पैमाने को मापा जाता है। इसके जो सांकेतिक परिणाम है, क्या बोलोगे, सांकेतिक परिणाम होते हैं वो किसके हैं साहब, सांकेतिक परिणाम को इंग्लिश में क्या बोलोगे, नोटेशन, क्या बोलोगे साहब आप, नोटेशन सिस्टम, नोटेशन सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने विकसित की थी क्या, संकेतक प्रणाली, संकेतन प्रणाली। इसके रागों के मूल 10 भाट होते हैं, क्या होते हैं, थाट। थाट क्या होता है, एक भाट और थाट अलग अलग है साहब, ये क्या है, थाट है। थाट का मतलब ही क्या होता है साहब, थाट का मतलब होता है साहब राग, क्या होता है, राग। और आप अच्छी तरह जानते हो राग, जब आपके 4 चांटे लगाए जा रहे तो आप रोने लगते हो, रोने लगते हो तो क्या राग निकालते हो साहब, राग तो राग ही होती है ना, राग तो राग ही होते हैं। रागों के मूल 10 थाट है, थाट का मतलब क्या होता है, राग होती है साहब, राग होती है। स्वर आपके 7 होते हैं, शुद्ध स्वर अपनों ने देखे अभी। विकृत स्वर, बिगड़े हुए स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, और अपनों ने इनकी जानकारी ली। चलते हैं अब आगे हिंदुस्तानी संगीत में। हिंदुस्तानी संगीत में गायक की 10 मुख्य क्या होती है, शैलियां होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट की बात कर रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट 10 शैलियां होती है। इस प्रकार है, ठुमरी मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, हर एग्जाम में ठुमका लगाया जाता है। बस आप तो इतना बता दो, मैंने कौन से क्लासिकल डांस के अंदर ठुमरी का जिक्र किया था, ठुमरी किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, बस इतना सा बता दो। जिद्दी के अंदर हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ठुमरी के बारे में ना, तो इतना सा बता दो। सरगम, तराना को इतनी बार पूछा गया है। रस सागर, इसको भी काफी बार। चतुरंग, टप्पा,
और ख्याल, ख्याल को तो इतनी बार पूछा गया है साहब, डिटेल से चर्चा करेंगे किसकी, ख्याल के बारे में अपने। और होरी, होरी के बारे में, दमार और ध्रुपद, ध्रुपद भी क्या आपका, ध्रुपद मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब आपका, और ख्याल मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, ठुमरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको आप याद रखोगे साहब, बिल्कुल याद रखोगे, 2 से 3 बार पढ़ना है इनको। हिंदुस्तानी संगीत की 10 शैलियों के बारे में मुख्य बात की थी। ख्याल, सबसे पहले ख्याल की बात करते हैं। ख्याल के बारे में तो आप बिल्कुल डिटेल में जानते होंगे साहब। ख्याल, ख्याल आ जाते हैं साहब, हर किसी को देखकर मेरे को ख्याल आ जाते हैं ना, सपने में ख्याल आ जाते हैं ना। मेरी तो सलमान खान के साथ शादी हो रही है ना, ऐसे मेरे तो रोल रॉयस जो भी गाड़ी होती है आपकी वो ले आया साहब, मैं तो बुलेट ले आया साहब ना। किसी के पास साइकिल होती है वो स्प्लेंडर का सपना लेता है, और जिसके पास स्प्लेंडर होती है वो बुलेट का लेता है साहब, और जिसके पास बुलेट होता है वो गाड़ी का लेता है, जिसके पास गाड़ी होती है वो बड़ी गाड़ी लेने की सोचता है साहब ना, और जिसके पास सब कुछ होता है वो ऊपर जाने की सोचता है। कहां से सोचता है? ऊपर जाने की ना। तो ख्याल की बात करते हैं, ख्याल से सभी वाकिफ होंगे। ख्याल शब्द कहां से लिया गया है साहब? फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विचार या कल्पना। क्या होता है साहब? विचार करना या कल्पना करना। कौन सी भाषा का शब्द है साहब? फारसी भाषा का शब्द है। इस शैली का उद्गम का श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के बारे में तो आपने देखा ही होगा, बार बार अभी इन घरानों के नाम आएगा, अमीर खुसरो का नाम बार बार आएगा। तो ये बताओ, अमीर खुसरो को उपाधि क्या मिली थी? अमीर खुसरो को क्या उपाधि और किस नाम से जाना जाता? तोता ए हिंद के नाम से। किस नाम से? तोता ए हिंद। क्या बोला जाता था? तोता, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता था। और अमीर खुसरो के टाइम में 8 राजा बदले थे। कितने राजा? 8 राजा बदले थे। अमीर खुसरो के टाइम में कितने राजा चेंज हुए थे साहब? 8 राजा चेंज हुए। और डिटेल में चर्चा करेंगे अपने, जब हिस्ट्री करेंगे तो बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कौन सा राजा कहां मर गया, रामखोर ना। आगे बात करते हैं, साधारण ख्याल रचना भगवान श्री कृष्ण की क्या है? स्तुति में की जाती है। क्या की जाती है? भगवान कृष्ण की स्तुति में की जाती है। कौन सी? असाधारण ख्याल। डन है। 15वीं सदी में हुए हुसैन, याद रखना हुसैन शाह। हुसैन शाह को सबसे बड़ा संरक्षण जाता है। काफी बार पूछा गया हुसैन शाह का संबंध किससे है साहब? ख्याल से है। किससे है साहब? ख्याल है। सरकी जॉनसन पूरा सुल्तान के शासक थे। ये डन है यहां तक। और बस इतना से याद रखना, क्वेश्चन ये पूछा गया था हुसैन शाह है, इसका संबंध किससे है साहब? ख्याल से है। ख्याल से। फारसी भाषा का शब्द है कल्पना करना या विचार करना। अमीर खुसरो को दिया जाता है। इसका उद्भव है का श्रेय किसको को दिया जाता है साहब? अमीर खुसरो को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको दिया जाता है। डन है। आगे बात कर रहे हैं तराना की। तराना शैली की बात कर रहे हैं। तराना शैली कब की है साहब? 13वीं से 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो। फिर आ गया ना अमीर खुसरो। तोता ए हिंद, याद रखना, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद है ना, तोता ए हिंद। तोता ए हिंद की उपाधि है। 8 बार, 8 बदले, 8 शासक बदल चुके थे इसके दरबार में। दोबारा क्या लिखा जाता है? दोबारा फिर से क्या? तराना शैली का आविष्कार किया गया। इसने दोबारा तराना शैली को क्या किया था? आविष्कार। तराना शैली का तीव्र गति से गाया जाने वाला, मतलब स्पीड में गाया जाने वाला। जैसे काफी बार बच्चे कहते हैं सर स्पीड में पढ़ाते हो, पर क्या करें, आदत बनी हुई है साहब, ऑफलाइन के हिसाब से आदत बनी हुई है ना। आगे बात करते हैं, विश्व के एक प्रसिद्ध तराना गायक मेवाती घराने के पंडित रतन मोहन शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना क्या? रतन। क्या लगा हुआ है? रतन मोहन शर्मा है, जिनको उपाधि भी क्या मिली हुई है? तराना के बादशाह की उपाधि मिली हुई है। डन है। किसकी बात करते हैं? रतन मोहन शर्मा। किससे संबंधित है साहब? तराना से संबंधित है, तराना शैली से संबंधित है। डन है यहां तक। चलिए आगे। आगे बात करते हैं अपने किस चीज की? हिंदुस्तान संगीत की अर्धशास्त्रीय शैली। अर्धशास्त्रीय शैली, अर्धशास्त्रीय का क्या मतलब होता है? अंग्रेज लोग कैसे समझोगे? सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल की बात कर रहे हैं अपने ना। डन है। संगीत की अर्धशास्त्रीय शैली भी स्वर सुर पर आधारित होती है। स्वर मतलब सुर पर आधारित होती है। कौन सी? अर्धशास्त्रीय शैली। जिसमें कुछ अर्धशास्त्रीय शैलियां जैसे टप्पा, ठुमरी, गजल की नीचे चर्चा की गई है ना। जो ये शैली है टप्पा, ठुमरी और गजल, मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब। ठुमरी की बात करूं किससे संबंधित है? आपसे पूछा था किससे? कथक से साहब, है ना। देखो याद भी किया था, ठुमके लगा लगा थक चुकी है। याद आ रही है कि ट्रिक? अरे याद आ रही है ट्रिक। ठुमके लगा लगा के थक चुकी है, ठुमके लगा लगा के थक चुकी है साहब, है ना। वो ठुमरी शास्त्रीय नृत्य कथक, ये देखो लिखा हुआ है कथक से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है साहब? कथक से जुड़ा हुआ है। ठुमरी के मुख्य घराने वाराणसी और लखनऊ में स्थित है। ठुमरी गायन की सबसे कालातीत प्रसिद्ध जो आवाज है वो बेगम अख्तर, मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, बेगम अख्तर की है साहब। जो क्या है? ठुमरी की गायन की जो सबसे प्रसिद्ध आवाज है वो बेगम अख्तर की है साहब। पूर्व
पूर्व अंग ठुमरी की गिरजा देवी, मोस्ट इंपोर्टेंट साहब, गिरजा देवी। इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है किसके बारे में, गिरजा के बारे में, है ना, ठुमरी, है ना, इसको ठुमरी की रानी क्या बोलते हैं, इसको ठुमरी, ठुमरी की रानी, ठुमरी की रानी, है ना। इंग्लिश वाले क्या लिखोगे, इंग्लिश वाले लिखना क्वीन, क्वीन ऑफ, क्वीन ऑफ ठू, ठुमरी, ठुमरी, क्वीन ऑफ ठुमरी, क्वीन ऑफ ठुमरी भी कहा जाता है, ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। और छन्नूलाल मिश्रा, छन्नूलाल मिश्रा और शोभा गुरटू, शोभा गुरटू अन्य प्रसिद्ध क्या है। बस आप गिरजा देवी को क्या रख लेना, याद रख लेना साहब, आगे याद करने की आपको इतनी जरूरत है नहीं है। गजल की बात करते हैं, गजल की बात करते हैं साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गजल एक छोटी सी कविता होती है जिसको तुक, तुक नंदी वाले दोहे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तुक नंदी वाले दोहे, जिन्हें बेत कहा जाता है या शेर कहा जाता है, या आप बोलते हैं मेरे को एक शेर सुना दे, बेंत सुना दे साहब, एक शेर सुना दे, एक बेंत सुना दे साहब, इनको और क्या बोला जाता है, तुकंदी वाले, तुकंदी वाले दोहे। इसका मतलब क्या है, जहां से शुरू हो रहा है, मतलब एक ही चीज दोबारा क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। एक गाना चल रहा है, जो ट्विन सबसे पहले चल रही है वो लास्ट में चल रही है, बीच में अंदर चल रही है, बार बार जो रिपीट हो रही है वही क्या होते हैं, आपके बेंत या शेर होते हैं ना, बेंत या शेर। इसका विषय केवल क्या है, प्रेम, प्रेम का मतलब होता है साहब प्यार, प्यार का मतलब साहब होता है लव, क्या लव, लव का मतलब होता है अट्रैक्शन, क्या होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब होता है, अट्रैक्शन का मतलब होता है माइंड खराब, क्या होता है साहब माइंड खराब, माइंड खराब का मतलब ये होता है फ्यूचर पानी में गया साहब, कहां गया, फ्यूचर पानी में गया। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में दिहाड़ी करना, क्या करना, दिहाड़ी करना, दिहाड़ी करना, वही टिफिन हाथ में होगा वही दिहाड़ी करना ना। मतलब किससे संबंधित है, केवल विषय किससे है, प्रेम से। प्रेम का मतलब क्या होता है, प्यार, प्यार का मतलब होता है लव, लव का मतलब होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब माइंड खराब, माइंड खराब मतलब फ्यूचर गया बाढ़ में, वही टिफिन लेके क्या चलो साहब दिहाड़ी जाओ, क्या चलो दिहाड़ी जाओ ना। आगे बात करते हैं, भारत में पहला गजल लिखने वाला अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो की बार बार आ रही है, मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है। अमीर खुसरो तोता है, हिंद की उपाधि मिली हुई है इनको, है ना। अमीर खुसरो थे। गजल से जुड़ी कुछ महान हस्तियों के बारे में करते हैं। मोहम्मद इकबाल, क्या गजल लिखते हैं ये, क्या गजल लिखते हैं दोस्तों, कभी सुन के देखना, मोहम्मद इकबाल की गजल सुन के देखना, और मिर्जा गालिब की कभी गजल सुन के देखना साहब, दिल खुश हो जाएगा ना। जिनका दिल टूटा हुआ है साहब, वो क्या करना साहब, मिर्जा गालिब की गजलें सुनना साहब, मोहम्मद इकबाल की गजलें सुनना, जिनका दिल टूटा हुआ है साहब। इतने गजब क्या करते हैं, गजल सुनाते हैं ना। रूमी, रूमी हफीज और राहत इंदौरी, राहत इंदौरी भी क्या लिखते हैं साहब, क्या लिखते हैं, कभी सुनना, इनकी बहुत अच्छी अच्छी हैं। और फराक गोरखपुरी और वसीम बरवेली, बहुत नाम चलता है इसका, वसीम बरवेली, है ना। कुमार बेचैन और जगजीत सिंह, जगजीत सिंह की मैं बात करूं, इनको गजल सम्राट कहा जाता है, क्या कहा जाता है साहब, गजल सम्राट बोला जाता है, गजल सम्राट बोला जाता है साहब। भारत के हैं, भारत के कहां पे है साहब, राजस्थान स्टेट के, राजस्थान स्टेट के कहां साहब, गंगानगर जिले के, गंगानगर जिले का मतलब है जहां से अपनी क्लास है हो रही है, वहां के हैं। कौन है, जगजीत सिंह जी, गजल सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। क्या लिखते हैं साहब, क्या लिखते हैं। उसके बाद में उदास पंकज उदास सहबाज, और इसके बाद में बात करते हैं बेगम अख्तरे, है ना। इनको क्या कहा जाता है, मलिका ए मंजल, और गजलों की रानी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, 2 से 3 बार इनको पढ़ना, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। इतने क्या लिखते हैं साहब, है ना। मेरे पास होते तो इनको मैं वेरी गुड देता साहब, क्या देता, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, है ना। एक्सीलेंट नहीं देता साहब, एक्सीलेंट तो आपको दूंगा, एक्सीलेंट तो जीके भाई अनिल सर यूट्यूब के जो विद्यार्थी हैं उनको मिलेगा साहब, वो लगेंगे नौकरी ना, बाकी तो वेरी गुड वाले हैं सारे के सारे। कर्नाटक संगीत की बात करता हूँ, दक्षिण भारत का है, आपको भी पता है। यहाँ पे मुख्य रूप से स्वर संगीत पर जो दिया जाता है, जहां अधिकांश रचनाएं, जहां अधिकांश रचना गाने के लिए लिखी जाती है, अधिकांश कर्नाटक रचनाएं या तो तेलुगु, तेलुगु मतलब क्या है साहब, आंध्र प्रदेश से, कहां से है, आंध्र प्रदेश से है साहब, बिल्कुल साहब। और है भी कहां पे, दक्षिण भारत का। कन्नड़ का मतलब कहां का है साहब, केरल का है। तमिलनाडु का है साहब, कहां का है, तमिलनाडु का है। संस्कृत भाषा सभी की जननी कौन सी है, संस्कृत भाषा है आपकी, सभी की जननी किसको माना गया है, संस्कृत भाषा को माना गया। हिंदुस्तानी संगीत की तरह है कर्नाटक संगीत भी 2 तत्वों पर आधारित है। वो किस पे था, हिंदुस्तानी तत्व थे, इस पे 2 तत्वों पर आधारित है, राग और ताल, राग और
ताल पर आधारित है। कौन से? ये दो तत्व। किसी भी कर्नाटक शैली में प्रत्येक रचना के कई भाग होते हैं, जैसे इसका पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण, इनके क्या है? भाग है। डन है। आगे बात करते हैं साहब किसकी? कर्नाटक संगीत की शुरुआती मतलब शुरुआत कहां से हुई थी, किसने शुरुआत की थी, उसके बारे में अपने इसकी चर्चा करेंगे। डन है। अन्ना, किसकी बात करें? अन्माचार्य। अन्माचार्य क्या संगीत नाटक के पहले जाने माने संगीतकार है। इन्होंने क्या किया था? संगीत को स्टार्ट किया था साहब। कहां पे किया था साहब? कर्नाटक संगीत की। और पुरंदरदास, इतनी बार एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है साहब, जहां पे स्टेटिक जीके उठाएगा, मैं कहता हूँ सीजीएल में भी पूछा गया साहब, सीजीएल में भी पूछा गया साहब, आरपीएफ में भी पूछा गया है साहब, आरपीएफ में भी पूछा गया है। पुरंदरदास कर्नाटक संगीत के संस्थापक कौन से प्रतिपदाओं में से एक है? संस्थापक कौन है? पुरंदरदास है साहब। इन्होंने तो गाया था, जाने माने ये पुरंदरदास संस्थापक है साहब। उनकी प्रसिद्ध जो रचना है, प्रसिद्ध रचना में से दास साहित्य शामिल है साहब। बिल्कुल। उनके ऋषि नारद का अवतार माना जाता है साहब। वह भगवान कृष्ण के भक्त माने जाते हैं साहब, भगवान कृष्ण के भक्त है ना। आगे बात करते हैं, श्रेय किसको जाता है साहब? श्रेय इनके पदम आज भी क्या है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के दर्शन के दौरान गाए जाते हैं साहब। और भगत रामदास मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब। वेंकटम खीन, इनके ये क्या है? कर्नाटक संगीत की एक प्रसिद्ध क्या है? पुस्तकावक है। डन है। इन्होंने क्या लिखा था? चतुर्दंडीय प्रकाशिका नामक क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था साहब? किसने लिखा था? वेंकटम। क्या लिखोगे? वेंकटम खीम भी बोलते हैं और खीम की जगह खीन भी बोलते हैं। खीन या खीम लिखा होगा, दोनों में से। चतुर्दंडीय प्रकाशिका नामक ग्रंथ भी लिखा था। अन्य क्या है जो आपके सामने नाम है किसका? नारायण स्वामी का, बाला सुब्रमण्यम का साहब, सारंगदेव जी का साहब, बिल्कुल कृष्णा का साहब, बिल्कुल अरुणा का साहब। कर्नाटक संगीत के कुछ क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है। 2 से 3 बार इनको पढ़ने हैं, याद हो जाएंगे साहब आपको। आगे बात करते हैं, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, इतना इंपॉर्टेंट है, तीनों इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन सी है साहब? त्रिमूर्ति कहते त्रि से त्यागराज बोलते हैं। मैं से मुथु स्वामी की बात करते हैं साहब। और मुथु स्वामी, और स्वामी मतलब श्याम, स्वामी मतलब श्यामा शास्त्री, त्रिमूर्ति है साहब। इनमें कुछ महिलाएं भी है साहब। किसकी बात करते हैं? अन्य के अंदर त्रिमूर्ति भी है साहब। त्रिमूर्ति की जो बात करते हैं, सबसे पहले एम एस सुबा लक्ष्मी। डन है। डी के पट्टम। आगे बात करते हैं एम एल संत कुमारी, है ना। याद कैसे करोगे साहब? कुमारी है, इसको क्या कर लो? पटा लो। कुमारी को क्या कर लो? पटा लो। और आपके घर में क्या आ जाएगी? लक्ष्मी आ जाएगी। कुमारी को पटा लो, आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी। तीनों की तीनों लेडीज है, त्रिमूर्ति बोला जाता है। 20वीं सदी के कर्नाटक संगीत की है लोकप्रिय रूप से कर्नाटक संगीत की महिलाओं त्रिमूर्ति। देखो, महिलाएं त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, तीनों को याद रखना। कुमारी है, उसको पटा लो, फिर उससे क्या कर लो? शादी कर लो। फिर लक्ष्मी है साहब, बहुत लकी है ये ना, इससे कर लो शादी जल्दी ना। तो डन, ये आपके सामने था। चलते हैं आगे की बात करते हैं साहब। भारतीय संगीत पर महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं साहब। भारतीय संगीत पर महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। सबसे पहले देखते हैं नाट्य शास्त्र। अपनों ने बात की थी, किसकी है साहब? भरत मुनि की है। नाट्य शास्त्र किसकी है साहब? भरत मुनि की। याद रखना, याद है। ये भी अगर मैं बात करूं, पुस्तक पहले वाली क्लास लगाई तो आपको 100% पता होगा साहब। किसकी बात करते हैं? ये भी पहले करवाई हुई है साहब। और अगर मैं बात कर रहा हूं, ये भी पहले करवाई हुई है, दोनों के दोनों को। शिल्पाधिकारम पहली क्लास में करवाई थी, किसका? एलंगो अधिगल। एक और बताओ साहब, एक और बताओ। अभिनय दर्पण है। ये किसकी पुस्तक है? इसके लेखक है कौन है इसके लेखक? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, इसके लेखक है कौन है साहब, है ना। उसके बाद में सामवेद की बात करता हूं, कौन है? व्यास। कौन से? महर्षि। किसकी बात करता हूं? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास है साहब, है ना। आगे बात करते हैं अभिलाषितार्थ और चिंतामणि, किसकी है? सोमेश्वर की है। कौन सी है? सोमेश्वर। याद रखना,
चिंता चिंता करने की बात नहीं है साहब, परमेश्वर बैठे हैं। कौन बैठे हैं? परमेश्वर बैठे हैं। संगीत दर्पण किसकी है? दामोदर पंडित की है साहब। किसकी है? पंडित की है। संग्रहण चूड़ामणि किसकी है साहब? गोविंदाचार्य की है साहब। संगीत रत्नाकर किसकी है? बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। किसकी है? सारंगदेव जी की। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव जी की। किसकी है? जयदेव जी की है साहब। किसकी है? जयदेव जी की है। आप बताओ अभिनय दर्पण किसकी है साहब? अभिनय दर्पण की अगर मैं बात करूं, किसकी है अभिनय दर्पण? अभिनय दर्पण है नंदीकेश्वर की। किसकी है साहब? नंदीकेश्वर की। नंदीकेश्वर की अपनों ने पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट लेना, 2 से 3 बार इनको पढ़ना। क्या पढ़ोगे आप? नाट्य शास्त्र आपको पता है भरतमुनि के साहब, और शिल्पाधिकारम किसका है साहब? एलंगो अधिगल का है साहब। अभिनय दर्पण किसका है? नंदीकेश्वर का है साहब। और चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोमेश्वर की है साहब। बिल्कुल। संगीत दर्पण किसकी है? दामोदर पंडित की है। संग्रहण चूड़ामणि किसकी है साहब? गोविंदाचार्य की साहब। संगीत रत्नाकर किसकी है? सारंगदेव जी की है साहब। गीत गोविंद किसकी है? जयदेव जी की है साहब। किसकी है? जयदेव जी की है। डन है यहाँ तक? डन है यहाँ तक? डन है। बाकी की अपना करेंगे क्लास क्लास 2 के अंदर ये संगीत और घराने अपने खत्म कर चुके हैं। मैं कह रहा हूँ फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और टॉपिक अपने को एक भी नहीं छोड़ना। और जैसे ही आपका क्या हो जाएगा, स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा, आपकी स्टार्ट करवा दी जाएगी कौन सी क्लास? इनकी प्रैक्टिस क्लास। और साथ में एक क्लास और चलेगी। और जो बच्चे राजस्थान में सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होने वाली है। और जो सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिक जीके खत्म होते ही इनकी प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। उसके बाद में साथ साथ में आपके इंडियन जियोग्राफी की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएगी। डन है यहाँ तक? डन है। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। दिक्कत तो कहाँ होगी साहब, अपने इतनी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर क्लास अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है आपको, तो कमेंट करके जरूर बताना। और जितना हो सके शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और जितना शेयर हो सके जितना जल्दी शेयर करिएगा, क्योंकि अपना परिवार अभी स्टार्ट किया है, अभी तो 0 लेवल पे चल रहे हैं साहब। हीरो लेवल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आप ही के। आप और आप दोनों क्या चलेंगे? साथ चलेंगे ना। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।